हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमारी ये रिवीजन सीरीज चल रही है, हमने 3 चैप्टर देखे थे। रस विमानम हमने रस विमानम कर लिया है, त्रिविध कुक्षी कर लिया है और जनपदोध्वंस कर लिया है। आज हम बात करेंगे त्रिविध रोग विशेषज्ञ की, स्रोतस की और रोगानी की। 3 चैप्टर की हमारी आज रहेगी कि हम 3 चैप्टर को कराए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं त्रिविध रोग विशेषज्ञ विज्ञान। चलो, तो त्रिविध रोग विशेषज्ञ विज्ञान, ये हमारे पास चरक संहिता विमान स्थान का ये 4th चैप्टर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे त्रिविध रोग विशेषज्ञ विज्ञान हमारी चरक संहिता के विमान स्थान का 4th अध्याय है। अब देखो, हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं त्रिविध प्रमाण। देखो, जो हमारे पास जो प्रमाण थे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। आचार्य चरक ने अलग बताए, आचार्य सुश्रुत ने बताए, तो काफ़ी अलग अलग प्रमाण होते हैं। बट हम यहाँ पे देखने वाले त्रिविध रोग विशेष विज्ञान। तो 3 यहाँ पे प्रमाण इंपॉर्टेंट है: आपदुपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। और आपने तीनों प्रमाण डिटेल में आपने फर्स्ट ईयर में देखा था कि आपदुपदेश क्या होता है। जो आप्त पुरुष होता है, उसके उसके द्वारा दिया हुआ वचन जो भी वो बताता है, हम उसको बोलते हैं आपदुपदेश प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है कि हम जो अपनी इंद्रियों के द्वारा जो हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान क्या होता है? हम किसी चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान खलु तर्को युक्तिपेक्ष, युक्ति के आधार पे जो अनुमान लगाए जाते हैं उसे हम अनुमान कहते हैं। कि मतलब मैंने कोई चीज़ देखी, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे अग्नि है, तो अग्नि देख के मैंने धुआं का जो मैंने अनुमान लगाया, उसके होने का जो मैंने प्रमाण दिया, उसको हम बोलते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है, तो ये डिटेल हम इसकी देख चुके हैं। अब देखो, इसमें बता रहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपदुपदेश प्रमाण को। सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ को हमें देखना है, तो हम सबसे पहले आपदो उपदेश प्रमाण का यूज करेंगे, फिर हम करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का, फिर हम करेंगे अनुमान प्रमाण का। ठीक है, तो ये 3 प्रमाण आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो, बात करते हैं प्रत्यक्ष से परीक्षा। अब देखो, प्रत्यक्ष से परीक्षा कैसे करते हैं। अब मतलब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो देखो, अनकुंजन संदिष्टोपन रस ज्ञान की जोड़कर सभी इंद्रियों की परीक्षा। मतलब हम जो अपनी इंद्रियों से जो परीक्षा करते हैं। संदिष्टोपन हमारी संधियों में जो पेन होता है। अनकुंजन हमारे जब भोजन हमारे अन्न में जाता है, सॉरी अन्न हमारा पेट में जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष से जो परीक्षा होती है वो क्या होती है कि मतलब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का प्रमाण करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष से। अब हम प्रत्यक्ष से संदिष्टोपन की परीक्षा कर ली, या फिर हमें जो रस ज्ञान की वो होती है कि ये चीज़ मीठी है, मधुर, अमल, कटु, कौन सा इसमें वो होता है गुण, तो हम वो इनकी परीक्षा यहाँ से करते हैं। अच्छा, अब हम बात करने वाली जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है अनुमान परीक्षा। देखो, अनुमान परीक्षा का यही से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अनुमान से परीक्षा कि देखो, अगर हमें अग्नि की करनी है, अब देखो एक एक देखना, अगर हमें अग्नि की करनी है तो जर्ण संख्या हमने उसकी देखनी पड़ेगी, उसकी आयु अग्नि की, उसकी मतलब वो कितनी ज़्यादा हमारे हमारी आमाशय के अंदर कितनी वो तीक्ष्ण अग्नि का काम कर रही है, मधुर अग्नि मतलब वो किस प्रकार भोजन को पचाती है। बल का अगर हमें देखना है तो उससे करवाएंगे व्यायाम, कि आप व्यायाम करो, तो जो जो ज़्यादा व्यायाम कर पाएगा उसमें ज़्यादा बल, जो कम करेगा उसमें कम बल। तो अग्नि की परीक्षा कैसे करते हैं? जर्ण शक्य से, मतलब उसकी उसकी जीर्ण शक्ति, उसको भोजन 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 कैसे पचाता है, वो कितनी देर में पचता है। बल की व्यायाम शक्य, और विज्ञान की वैस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विज्ञान की करते हैं वे वे वैसवाय से। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्यवसाय से। मतलब सिंपल सी बात है, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान मतलब होता है साइंस। साइंस मतलब व्यवसाय, कि आपका व्यवसाय कितना है, आपके पास कितने रुपए है। जो ज़्यादा विज्ञान वाला होगा, जिसमें ज़्यादा ज्ञान होगा, उसका ज़्यादा वो होगा व्यवसाय, उसका ज़्यादा बिजनेस होगा। तो वह विज्ञान से व्यवसाय हो जाएगा। मन का क्या हो जाएगा? अब देखो, मन से हो जाएगा अर्था विरेचन, मतलब वो उसने सोचने की क्षमता को बोल सकते हैं। रज को हो जाएगा संगेन। रज मतलब क्या होता है? रंज, मतलब जो रंज है वो खून है, वो खून हमारी पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी के साथ होता है। तो रंज मतलब संगेन। मोह अविज्ञान, मतलब जो मोह में रहता है, जिसको ज्ञान नहीं है, मतलब जो जिसको ज्ञान नहीं है वो मोह में रहता है। तो मोह क्या है? अविज्ञान हो गया। उसके बाद जो हमारा हो गया क्रोध। क्रोध क्या हो गया?
अभिद्रोहेण, अभिद्रोहेण को क्या बोलते, क्रोध बोल सकते हैं, ठीक है। द्रोह मतलब द्रोह, जो ज़्यादा विद्रोह करता है, मतलब जो ज़्यादा वो करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अभिद्रोह करता है, मतलब जो ज़्यादा लड़ाई पंगा करता है, वो हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन हम बात करने वाले शोक। शोक मतलब दीनता। अब जो ज़्यादा मतलब शोक में रहता है वो बहुत ज़्यादा दीनता में रहता है, बहुत ज़्यादा जो दयालु होते हैं, मतलब जिनको हर एक बात की टेंशन हो जाती है, छोटी छोटी बातों की टेंशन, वो दीनता करते हैं, बहुत ज़्यादा दैन्य होते हैं, उसमें शोक होता है। हर्षम अमोदेन प्रीति तोषेण। अब प्रीति तोषेण याद रखना। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है भय का, क्या दे रखा है, विषादेन। धैर्य का अभिषादेन, ठीक है। भय विषादेन और धैर्य का अभिषादेन उल्टा हो जाएगा इसका। आपको ये देखो इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ याद रख सकते हो आप, जैसे कि वीर्य का उत्थानेन, अवस्थान का अभिभरमेण, मेधा का ग्रहण, संज्ञा का नाम ग्रहण, लज्जा का अनपनेन, शील का अनुशीलनेन, उपधि का अनुबधेन, ठीक है। तो ये कुछ दे रखे, आप ये सारे याद रखना चाहो तो रख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखे रखे। तो ये अनुमान की परीक्षा होती है कि किसी चीज को देखकर हम कैसे उसका अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए त्रिविध रोग विशेषज्ञ, ठीक है। हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से परीक्षा, आपादोपदेश से परीक्षा, और हमारे अनुमान से परीक्षा। अब हम बात करने वाले स्रोतस शरीर की। अब देखो स्रोतस के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो हम स्रोतस अपने फर्स्ट ईयर में रचना शरीर में भी देखते हैं, तो ये आपको बेसिकली याद भी होगा कि हमारे शरीर में कितने कितने स्रोतस होते हैं। तो देखो स्रोतस के बारे में लिखा गया है कि जिसमें स्राव क्रिया होती है, मतलब जिसके अंदर स्राव क्रिया होती है, चैनल्स को बोलते हैं, पोर्स को बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज का रिसना, किसी चीज का स्राव होना, किसी चीज का बहना, उसको हम बोलते हैं स्रोतस बोलते हैं। तो हमारे शरीर के जो चैनल्स होते हैं ना, हम उनको स्रोतस बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे स्रोतस का मतलब क्या होता है, देखो ये देखो स्रोतस का मतलब क्या होता है, निसरण, रिसना, पावन, अतिवेदन, इन सभी को बोलते हैं स्रोतस बोलते हैं। स्रोतस का स्वरूप, जिस धातु के जो स्रोत होते हैं, देखो जिस प्रकार हमारी धातु होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसी प्रकार हर एक धातु का एक होता है स्रोतस होता है। तो जिस धातु का जो स्रोतस होता है वह उसी धातु के समान वर्ण वाले, गोल, मोटे, सूक्ष्म और आकृति में लंबी लता के समान, मतलब जिस धातु के जो रहेंगे, सोचे कि रस धातु है तो एक इस प्रकार आएगा रस व स्रोतस, रक्त धातु रक्त व स्रोतस। तो जिस धातु का जो स्रोत है वो उसी धातु के वर्ण वाले, गोल, मोटे, सूक्ष्म, आकृति में लंबी लता के समान होंगे, ठीक है। ओके, अब देखो भेद की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे आचार्य चरक जी ने 13 प्रकार के स्रोतस माने, ठीक है। तो आप ये याद रखना, हमारे आचार्य चरक जी ने 13 प्रकार के स्रोतसों का वर्णन किया है। ओके, अब देखो आपको थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ 13 प्रकार के स्रोतस कौन। देखो हमारे आचार्य ने 13 प्रकार के स्रोतस हमें बताए थे, आप सभी को याद होंगे। 7 तो हमारी धातु थी, वहां से आ जाएंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब एक आ जाएगा हमारा प्राण, उदक और अन्न, ठीक है। ये 3 हो गए, प्राण, उदक और अन्न, और 3 हमारे हो गए मल। तो इस प्रकार 13 हमारे स्रोतस हो जाएंगे। 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 3 मल हो जाएंगे हमारे पास, मूत्र, पुरुष और स्वेद, और 3 हमारे पास प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस और अन्न व स्रोतस। तो ये आपको 13 प्रकार के स्रोतस पता होने चाहिए। ओके, अब हम बात करने वाले, देखो 13 प्रकार के स्रोतस। अब हम इसकी डिटेल देखने वाले हैं कि स्रोतस में उसकी लक्षण क्या होते हैं, उसका मूल क्या होता है, उसके क्या कर्म होते हैं, तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो देखो अब इससे पहले ना एक स्रोतस, मैं आपको एक स्रोतस बताऊंगा और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब एक स्रोतस में, अब एक सेकंड रुको मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखो मैं आपको है ना एक स्रोतस के एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्रोतस है प्राणवय स्रोतस, ठीक है। अब देखो एक स्रोतस में 7 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो सभी में कॉमन है, जैसे कि देखो सबसे पहली बात तो आपको जो स्रोतस है उसका मूल पता होना चाहिए।
जो सभी का अलग अलग, जैसे कि प्राणवय स्रोतस है। अब प्राणवय स्रोतस का मूल होता है हृदय और रसवाहिनी धमनियां, ये होता है हमारे पास प्राणवय स्रोतस का मूल। कौन कौन सा? हृदय और रसवाहिनी धमनियां इसका मूल होता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है हमारे पास सामान्य हेतु और एक सामान्य लक्षण। 3 पॉइंट हो गए, सामान्य हेतु और सामान्य लक्षण। अब देखो ये कोई भी स्रोतस आ जाए, प्राण से लेके पूरी स्व स्रोतस तक कोई भी आ जाए, ये सामान्य हेतु सामान्य लक्षण सबके एक ही आएंगे। अब देखो सबके सामान्य लक्षण में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है कि अति प्रवृत्ति संगोसा विराना ग्रंथो अपि च विमार्गम चापी स्रोतासा दृष्टि लक्षण। देखो 4 होते हैं। देखो अगर सभी के सामान्य लक्षण में क्या लिखना है आपको, ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। जब हम की रचना से पढ़ते थे तो वहां पे हमें देखने को मिलते थे क्या क्या, धातुओं का अधिक निकलना, धातुओं का अधिक निकलना या बिल्कुल ना निकलना, या तो ज़्यादा निकल जाना या बिल्कुल ना निकलना, 2 हो गए। ठीक है, सिराओं में ग्रंथि का पड़ जाना, सिराओं में ग्रंथि का पड़ जाना, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट कहता है कि धातुओं का विमार्गमन हो जाना, मतलब दूसरी जगह पे चले जाना, मतलब रास्ता भटक जाना। तो धातुओं का विमार्ग गमन। ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं सामान्य, कोई भी स्रोतस आ जाए ये सभी के सामान्य लक्षण है। ठीक है, तो इसका श्लोक भी है अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति मतलब धातुओं का अधिक निकल जाना। अति प्रवृत्ति संगो व विराना या सिराना ग्रंथो अपि, मतलब या हमारे सिराओं में ग्रंथियों का पड़ जाना, विमार्ग गमन या फिर विमार्ग गमन हो जाना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सामान्य लक्षण हो गए। अब देखो सामान्य हेतु में क्या लिखना है आपको, सामान्य हेतु में देखो क्या लिखना है, देखो जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान हो अर्थात उन्हें बढ़ाने वाले हो और धातुओं के विगुण अर्थात विरोध करने वाले हो, ये सभी आहार विहार स्रोतों को दूषित करने वाले होते हैं। देखो सामान्य हेतु मतलब कहते हैं कि कोई भी आहार विहार हो जो हमारे धातुओं के विगुण हो, मतलब कोई भी ऐसा आहार विहार जो हमारी धातुओं को हानि करता हो या जो हमारे मल को नुकसान पहुंचाता हो, जो हमारे अंदर कोई भी रोग पैदा करता हो, वो सभी आहार विहार स्रोतों को भी दूषित करने वाले होते हैं। तो ये सामान्य हेतु होते हैं। ठीक है, और ये सामान्य लक्षण होते हैं। अब सबका हम देखेंगे कि सबका मूल स्थान क्या है। तो मूल स्थान की मैं बात करूं, देखो ये अब देखो हम बात करते हैं, ये रहा। तो भेद मैंने कितने बताए थे स्रोतस के, होते हैं 13 भेद होते हैं स्रोतस के। ठीक है, 13 भेद होते हैं। अब देखो सामान्य हेतु मैंने लिख रखा है, देखो श्लोक मैंने लिख रखा है सामान्य हेतु का श्लोक देखो, आहारन विहारन, आहारन विहारन से सयाद दोष गुणे समय, जो आहार विहार हमारे दोषों के, जो दोषों के गुणों के समान हो अर्थात उन्हें बढ़ाने वाले हो। ठीक है, ठीक है, या फिर और धातुओं की विगुण, धातु में विगुण शापी स्रोतासा से प्रदूषक, ऐसे आहार विहार जो हमारे धातुओं के, जो हमारी धातुओं का विरोध करते हो, ये सभी आहार विहार स्रोतसों को दूषित करने वाले होते हैं। ये सभी के अंदर श्लोक लिखना है। ठीक है, आहार विहार से स्वाद दोष गुणे, जो हमारे दोष के गुणों के सम हो, गुणों के समान हो, ऐसे आहार विहार जो हमारे दोष के गुण के समान हो या फिर धातु के विरोध करते हो, ये सभी आहार विहार हमारे स्रोतस को दूषित करते हैं। ये हो गए सामान्य हेतु। अब हम बात करेंगे सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में देखो मैंने आपको 4 बताए थे। अति प्रवृत्ति संगो, मतलब या तो अधिक, या तो धातुओं का अधिक निकलना या संगो बिल्कुल ना निकलना, सिराना ग्रंथ या फिर सिराओं में ग्रंथियों का पड़ जाना, विमार्ग गमन चापी या फिर धातुओं का विमार्ग गमन हो जाना, ये सभी हमारे स्रोतस के सामान्य लक्षण होते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आचार्य चरक के अनुसार 13 जो भेद होते हैं उसके मूल पढ़ने वाले हैं। अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो प्राणवय। अब देखो प्राण, हमारे प्राण कहाँ पे होते हैं, हमारे हृदय में। तो हृदय और महास्रोतस ये दोनों होते हैं प्राणवय स्रोतस का मूल। हमारे उदक का होता है, हम खाना खा, मतलब उदक मतलब हम बेसिकली जो पानी पीते हैं, तो हम पानी तालू और कलोम पे होता है। उदक मतलब क्या होता है, हमारा मतलब मुंह से
वो होता है रिलेटेड, तो हमारा तालु और क्लोम, तो तालु और क्लोम होता है उदक। अन्न कहाँ पे पचता है? हमारे आमाशय और वामपाश्य में। तो आमाशय और वामपाश्य हमारे हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रस व स्रोतस। अब देखो रस व स्रोतस हमारे होते हैं हृदय और दस व धमनियां। अब देखो आपको ये याद रखने से कि बार बार इसको रिपीट करना है। प्राण व स्रोतस हृदय और महास्रोतस में होता है। उदक व स्रोतस तालु और क्लोम में होता है। अन्न व स्रोतस आमाशय और वामपार्श्व में होता है। रस व स्रोतस हृदय और दस धमनियों में। रक्त व स्रोतस यकृत और प्लीहा, पता है यकृत के अंदर रक्त बनता है, और प्लीहा स्प्लीन को बोलते हैं। मांस व स्रोतस, अब देखो मांस स्नायु और तवक में, हमारी त्वचा में और हमारी स्नायु में होता है मांस। मेद कहाँ पे मिलेगा? वृक्योर वसा में मेद मिलेगा, क्योंकि हमारे जो वसा मतलब फैटी होता है, वृक्को मतलब किडनी से रिलेटेड होता है, वहीं पे हमारी वो फैटी ग्लैंड होती है, तो हमारे वृक्को और वसा मेद हो जाएंगे। अच्छा, अस्थि व स्रोतस, अब देखो अस्थि व स्रोतस कहाँ पे पाए जाएंगे? मेद और जगन, मेद और जगन में अस्थि व स्रोतस। मज्जा कहाँ पे? मज्जा कहाँ पे मिलती है? अस्थिया और संधिया, तो अस्थि संधि में आ जाएंगे मज्जा व स्रोतस। शुक्र कहाँ पे मिलेंगे? वर्षण में और मूत्र इंद्रियों मिलेंगे। और मूत्र व स्रोतस मिलेगा बस्ती और वक्षण प्रदेश में। पुरुष व स्रोतस पक्वाशय में और स्थूलगुद में। और स्वेद में हमारे मेद और लोमकूप में। तो आपको ये सभी याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो आप इधर देख सकते हो, प्राण व स्रोतस हृदय और महास्रोतस में। उदक व स्रोतस तालु और क्लोम में। अन्न व स्रोतस आमाशय में और वाम पार्श्व में। रस व स्रोतस हृदय और दस दस धमनियों में। रक्त व स्रोतस यकृत प्लीहा में। मांस व स्रोतस स्नायु तवक में। मेद व स्रोतस वृक्कों में और वसा में। अस्थि व स्रोतस मेद और जघन में। मज्जा व स्रोतस अस्थि और संधियों में। शुक्र व स्रोतस वर्षण में और मूत्र इंद्रियों में। मूत्र व स्रोतस वस्ति और वक्षण में। और पुरुष पक्वाशय स्थूल में। स्वेद मेद और लोमकूप में। तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखो एक थोड़ा बहुत आपको बता दूं, हमारे जो आचार्य सुश्रुत थे, हमारे आचार्य सुश्रुत ने 10 मानने थे, ठीक है। सॉरी, हमारे आचार्य सुश्रुत ने 11 मानने थे, 11 मानने थे, ठीक है, याद रखने। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि देखो हमारे आचार्य सुश्रुत ने 11 मानने थे, सुश्रुत जी ने। तो देखो सुश्रुत ने 3 कौन से नहीं माने, वो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। अस्थि, आपको याद रखने के लिए अस्थि, मज्जा और स्वेद आपको याद रखने। आचार्य सुश्रुत ने माने थे 11, ठीक है, 11 माने थे, 3 इसने ये मानने नहीं, और एक इसने एक्स्ट्रा बताया था, वो था आत्रवय, ठीक है। आपको ये याद रखने आत्रवय स्रोतस, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने माने थे 11, और वो वे कौन से स्रोतस है जो आचार्य सुश्रुत ने नहीं माने, जो आचार्य चरक ने माने हैं? तो अस्थि, मज्जा और स्वेद, ये इसने नहीं माने हैं, ठीक है। और इसने माने आत्रवय। इसी प्रकार भी इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक जी ने आत्रवय स्रोतस को नहीं मानना है, ये ओनली हमारे सुश्रुत जी का है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी गुड, ओके। अब हम देखने वाले हैं, हमारे हो गए स्रोतस, हो गए कंप्लीट। अब देखो मैंने जितने भी स्रोतस हैं उनके सभी मैंने आपको मूल बता दिए। अब सभी के मूल बता दिए, अब सबके अलग अलग वो आ जाएंगे लक्षण, कि किसके क्या लक्षण होते हैं, तो आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है चरक संहिता का विमान स्थान का। अगला चैप्टर आता है रोगानिक विमानम, हमारा 6th चैप्टर। तो अभी तक हमने 5 चैप्टर देखे थे, जिसका नाम था रस विमानम, उसके बाद था त्रिविध कुक्षी विमानम, जनपदों उद्वंश विमानम, फिर हमने देखा वो त्रिविध विशेष रोग्य, जो हमने प्रत्यक्ष अनुमान और आब्द प्रमाण का देखा। फिर हमने 5th चैप्टर देखा स्रोतस विमानम, और हम 6th चैप्टर हमारा आ रहा है रोगानिक विमानम। अब ये 6ठा चैप्टर क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रोगानिक विमानम, रोग के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रोग के टाइप देखने वाले हैं। तो देखो रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि रोग होते हैं, तो वो देखो प्रभाव भेद से 2 प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य, जो ठीक हो सकते हैं, साध्य जो नहीं होते हैं, साध्य। बल भेद से मृदु जो वीक होते हैं, दारुण जो बहुत स्ट्रोंग वाले बल होते हैं। आश्रय भेद से एक मन वाला एक शरीर वाला, शरीर में 3 होते हैं, वात, वित्त, कफ,
और ये रज और तम द्वारा, ठीक है। निर्मित भेद से निज और आगंतुक होते हैं, ठीक है। और आस्य भेद से आमाशय में और पक्वाशय में। तो ये आपको याद रखना है कि रोग के प्रभाव भेद से, बल भेद से, आश्रय भेद से, निर्मित भेद से, तो काफ़ी होते हैं, लेकिन इस बुक में यही दे रखे, तो आपको ये याद रखने हैं। ओके, अब बात करते हैं दोष विमर्श की। अब देखो, मतलब एक होते हैं हमारे पास मानसिक रोग, एक होते हैं हमारे शारीरिक रोग। मानसिक होते हैं रज और तम, शारीरिक होते हैं वात पित्त कफ, ये पता आपको। अग्नि के बारे में अगर मैं बताऊं तो अग्नि के बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले फर्स्ट ईयर के अंदर। अग्नि एक होती है तीक्ष्ण अग्नि, एक होती है मंद अग्नि, एक होती है सम अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि होती है उसके अंदर पित्त प्रधान दोष होता है, मंद अग्नि के अंदर कफ प्रधान दोष होता है, सम अग्नि के अंदर समान अग्नि होती है, और विषम अग्नि के अंदर वात प्रधान होता है। तो ये हमारे अग्नि होती है। तीक्ष्ण अग्नि मतलब जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण और पित्त प्रधान रहेगी। मंद अग्नि बिल्कुल मंदो कफ प्रधान वाली रहेगी। विषम अग्नि वैसे विषम वैसे वात हो जाएगी, सब में सारे समान आ जाएंगे। ओके, अब देखो वातज रोग की चिकित्सा, पित्तज रोग की चिकित्सा, कफज रोग की चिकित्सा। अब देखो, हमने ये देखा है कि देखो बहुत सिंपल चिकित्सा है। देखो, हमने पता है कि जो वात होता है, तो वात बेसिकली होता है कि हमने वात के गुण पढ़े थे, तत्तर रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीलम। मतलब ये इसके गुण पता है हमें कि कैसे कैसे गुण के होते हैं। देखो रुक्ष होता है, ये हमें पता है कि ये रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, खर होता है, सूक्ष्म होता है। चलो, तो मतलब ये सारे, मतलब जिस भी इंसान के अंदर ये गुण मिलेंगे, वो उसकी जो बॉडी होगी वो रुक्ष होगी, वो लघु रहेगा। उसकी सूक्ष्म, जो बहुत ज़्यादा बोलता होगा, जिसका मतलब वेट बहुत कम रहेगा, जो जो किरचता रहेगा ज़्यादा। तो ये सभी होते हैं वात रोग। ये सभी होते हैं वात रोग के सिम्टम। क्योंकि वात के जो गुण है, अगर किसी के अंदर वात के गुण दिख जाए तो मतलब उसके अंदर वातज रोग है, ज्यादा दिख जाए तो, ठीक है। तो वात बढ़ने से कृष्ट आती है, और पता है कि वात जो होता है, तो चिकित्सा से हम इसका बस्तीकरण करते हैं। तो देखो, आपको पता है कि जो वात रोग होता है हम उसमें बस्तीकरण करते हैं, जो हमारा पित्त रोग होता है हम उसमें विरेचन करते हैं, और हमारा जो कफ होता है हम उसमें वमन कराते हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, और वमन कराते हैं कफ में, विरेचन कराते हैं पित्त में, और बस्ती कराते हैं वात में। तो हम इसमें बस्तीकरण करते हैं, ठीक है। याद रखना, चिकित्सा में क्या हम इसमें बस्तीकरण करेंगे। अब वात के सभी गुण तत्तर रुक्षो लघु शीत, अगर ये सभी विकृत हो जाते हैं तो वातज रोग हो जाएगा, ठीक है। गुण सामान्य, हम मतलब इस इनके सभी, मतलब सिंपल सी बात, देखो कोई भी दोष हो, देखो 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है। अब से वात है, तो वात के अंदर जो वात के गुण है ना, तत्तर रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीलम, ये इसके गुण होते हैं। ये इसके गुण है ना, इम्बैलेंस हो जाएंगे। बस हमें इन सभी गुण को बैलेंस स्टेट में करता है, सभी गुण को साम्य अवस्था में लाने हैं, तो हमारे वात रोग ठीक हो जाएंगे। अब इन सभी गुण को साम्य अवस्था में लाने के लिए हम वात रोग में बस्तीकरण करते हैं, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही हमारे पित्तज रोग है। अब देखो, पित्तज के गुण विकृत हो जाने पर चिकित्सा पित्त के गुण को साम्यावस्था में लाए। हम इसको पित्त के गुण को साम्यावस्था में लाने। पित्त के गुण क्या होते हैं? सस्ने तीक्ष्ण उष्ण लघु विसर सर द्रवम, ये इसके गुण होते हैं। सस्ने तीक्ष्ण उष्ण लघु विसर सर द्रवम इसके गुण होते हैं। अब देखो, हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे घृतपान करा सकते हैं, घृत स्नेहन करा सकते हैं, विरेचन कर्म करा सकते हैं, शीतल पदार्थ, क्योंकि पता है कि देखो जो पित्तज रोग होता है, तो पित्तज रोग मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर ज्यादा ऊष्मा बन जाना, मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा गर्मी आ जाना। जैसे कि हमारे देखते हैं कि समर टाइम के अंदर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हीट करती है, प्रोड्यूस करती है, पिंपल्स निकलते हैं, हमारी बॉडी में ना एलर्जी हो जाती है, तो वो सभी पित्तज रोग द्वारा होता है। क्योंकि सस्ने तीक्ष्ण उष्ण विसर सर लघु द्रवम, तो ये सभी पित्तज के गुण है। तो हमें इन सभी गुण को साम्यावस्था में लाना है। कैसे ला सकते हैं? घृतपान करा सकते हैं, घृत स्नेहन करा सकते हैं, स्नेहन विधि, विरेचन करा सकते हैं, शीतल पदार्थों का सेवन करा सकते हैं। मतलब देखोगे ना, गर्मी के अंदर हम जब काफ़ी हमारी बॉडी हीट वो करती है, हम तो उसमें शीतल पदार्थ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ ठंडा पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं। तो वो सभी क्यों करते हैं? हमारी बॉडी का पित्त बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम पित्तज रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। देखो, और भी शीतल वायु, जल, आहार पदार्थ, शीतल वस्त्र, शीतल घर, शीतल हवा, सब कुछ शीतल, क्योंकि जो शीत होता है ना, वो शीत पित्त को कम करता है। याद रखना, शीत हमेशा पित्त को कम करेगा, अपोजिट गुण होता है, क्योंकि वो उष्ण होता है, वो शीत होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, देखो ये सुगंधित कमल, तो ये सभी इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, अब देखो हम बात करते हैं जो हमारे कफज गुण होते हैं।
तो कफज में देखो, कफज के जो हमारे पास गुण होते हैं, तो कफ के गुण विकृत होने पर, देखो कफ के गुण विकृत होने पर गुरूरता, आलस्य, पता आपको हमारा जो कफ होता है बेसिकली, कफ मतलब होता है भारीपन बॉडी के अंदर, मतलब जो कफज रोग के आदमी होते हैं ज़्यादा मोटे होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा गुरूरता, आलस्य, भारीपन, मोटापा, उसको अधिक नींद आती है, वो सभी को, कि कफज हमारे बेसिकली गुरु प्रधान होता है। कफज वात होता है वो शीत प्रधान होता है, ठीक है, और वो रुक्ष होता है। पित्तज हमारा उष्ण होता है और वो ज़्यादा स्निग्ध होता है। और हमारा जो कफज होता है वो गुरु प्रधान होता है, वो भी वैसे तो स्निग्ध गुण वाला होता है, कफज गुरु गुण वाला होता है, ठीक है। हम यहाँ पे वमन कराएंगे, वमन करा सकते हैं, तो वमन के लिए हमारे पास कफज, विरेचन के लिए पित्त और बस्ती के लिए हमारे वात रोग में काम आएंगे, ठीक है। व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम करेंगे तो क्या करेंगे, अगर व्यायाम करेंगे, देखो व्यायाम करेंगे हमारी बॉडी क्या करेगी, हीट को प्रोड्यूस करेगी, तो हमारे अंदर जो गुरूरता, भारीपन है वो कम हो जाएगा, तो ये कफज रोग की चिकित्सा हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वमन करा सकते हैं, या फिर हम उसको बार बार व्यायाम करा सकते हैं, गुरु गुण को कम करे, उसके जो गुरु गुण उसको कम करना है, तो ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं राजवेद के गुण। देखो राजवेद का गुण के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है राजवेद के गुण। देखो, संपूर्ण रोगों की विशेषता को जानने वाला, मतलब ऐसा संपूर्ण रोगों की विशेषता को जानने वाला, सभी चिकित्सा की विशेषता को जानने वाला, मतलब ऐसा कोई वेद हो, मतलब राजवेद, मतलब जो सबका राजा हो, मतलब जो संपूर्ण रोग की चिकित्सा को जानने वाला, या सभी चिकित्सा की विशेषता को जानने वाला, सभी प्रकार की औषधि के बारे में जिसको ज्ञान, उसको बोलते हैं हम राजवेद बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा चैप्टर, जिसका नाम था रोग रोगानिक विमानम अध्याय। अब हमारे दो चैप्टर बच गए, एक का बच गया हमारा व्याधित, जिसमें हम बात करेंगे कृमि के बारे में, और एक हमारा चैप्टर बच गया जो लास्ट है, रोग विसर्जातीय विमानम, जो जिसमें हम बात करेंगे संभाषा के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, कल हमारे दो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर आज बताए, 3 चैप्टर मैंने कल बताए, 6 चैप्टर हमारे हो चुके विमान स्थान के। जस्ट हम बहुत जल्दी अब शारीर स्थान लेके आएंगे, और सूत्र स्थान के जो हमारे 18 चैप्टर है वो भी हम बहुत जल्दी कवर कराने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, एक बार इन वीडियो को ज़रूर देखना।